वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों मुंबई रिफाइनरी के लिए प्रोसेस इक्विपमेंट के जो है प्रीवियस ईयर के सारे जो है क्वेश्चन अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन, उसके अलावा जो है करंट अफेयर्स और जीके के अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे इस वीडियो में हम देखेंगे। और उसके साथ साथ जो है एक जो है मैंने साइंस का जो जनरल साइंस का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अगर देखें मुंबई रिफाइनरी का पेपर, तो 7 क्वेश्चन ऐसे ओनली पीरियोडिक टेबल से पूछा था, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और इस पे जो है जितने भी अब तक के क्वेश्चन बने हैं वो सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जो है पीरियोडिक टेबल के अलावा जनरल साइंस के अलावा जो है एक और हम सॉल्व करेंगे प्रोसेस टाइप ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, प्रोसेस टाइप ऑफ फायर फाइटिंग पे। और उसके उसके साथ साथ जो है प्रोसेस के जितने भी प्रोसेस सेफ्टी के क्वेश्चन हैं वो भी, फायर फाइटिंग के भी क्वेश्चन। और उसके बाद जो है हम जो है डायरेक्ट जो है वाटर के बारे में, वाटर केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो देखेंगे। उसके अलावा जो है हम इसके साथ साथ जो फ्यूल एंड कंबसन के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। फ्यूल एंड कंबसन के बाद जो है एक तरह से हम जो प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम के प्रॉपर्टी से कितना क्वेश्चन है वो सब देखेंगे। तो कुल मिला के जो है वीडियो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है और इसको ज़रूर दोस्तों बड़े केयरफुली सारे क्वेश्चनों को देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये प्रोसेस इक्विपमेंट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन। सिंपल इम्पल्स टरबाइन जो है मोस्टली जो है यही क्वेश्चन आता है और इसमें जो है डी लेवल टरबाइन एक तरह से इम्पल्स टरबाइन का जो है टाइप है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर। और जो है कंप्रेसर के द्वारा डिलीवर की गई वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कहते हैं। बहुत लोग इस पे गलती करते हैं, वो लोग सेप्ट वॉल्यूम के पे टिक लगा के आते हैं, जो कि गलत है। कंप्रेसर कैपेसिटी है ये, है ना। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं ना। विच इज़ नॉट अ शेड्यूल मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस कौन सा नहीं है। जैसे ऑप्शन में है ओवरहाउलिंग ऑफ मशीन, मशीन की ओवरहाउलिंग करनी है तो क्या वो शेड्यूल मेंटेनेंस है। या वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की वाइट वॉशिंग करानी है। या क्लीनिंग ऑफ टैंक, टैंक का क्लीनिंग कराना है। रिपेयर ब्रोकन बेल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इनमें से कौन जो है शेड्यूल मेंटेनेंस का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो दिख रहा है, रिपेयर ब्रोकन बेल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये दोस्तों ये शेड्यूल मेंटेनेंस का काम नहीं है, है ना। ये अचानक कभी भी टूट सकती है ना, तो वो जो है अनप्लान एक्टिविटी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी चाहे आपका ओवरहाउलिंग मशीन का कराना हो, वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग का मतलब कि जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई बड़ी बिल्डिंग है, तो उस पर जो है उसका पेंट वेंट का काम जो है मतलब कलर वर छोड़ दिया है, तो ये ओवर ऑफ टाइम पे ही होगा। तो उसकी प्लानिंग होती है कि हाँ 2000 जैसे 2020 में पेंट हुआ है, तो उसकी प्लानिंग है कि जो है 2026 में फिर इसका हो जाएगा, तो ये प्लान होता है ना। बाकी टैंक क्लीनिंग का भी एक प्लान ही होता है, एक तरह से शेड्यूल ही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर गैस टरबाइन। गैस टरबाइन का जो है ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। तो जो है गैस टरबाइन का जो है ब्रिटन साइकिल है, ठीक है। इम्पेलर फॉर हाई हेड यूजली है। कह रहा है कि जो पंप, जो आप पंप यूज करते हैं, तो अगर पंप जो है हाई हेड डिस्चार्ज वाला है ना, ऐसा पंप है जिसका जो हेड बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो है उसका आरपीएम क्या होगा, है ना। उसका जो है उसमें जो इम्पेलर लगेगा वो किस टाइप का लगेगा, है ना। तो वो जो है लो इस स्पेसिफिक स्पीड वाला इम्पेलर लगेगा, है ना। सॉरी। नेक्स्ट है, विच इज पार्ट ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर का इसमें से कौन सा पार्ट है। प्रेशर गेज है, प्रेशर ट्रांसमीटर है, इंटरकूलर है या ड्रायर है। तो एक कंप्रेसर में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ड्रायर ही होता है। प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज या प्रेशर ट्रांसमीटर या इंटरकूलर, ये सब नहीं पार्ट हैं, मेन पार्ट उसका ड्रायर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, द फ्लूइड कमिंग इनटू अ सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्सेलरेट बाय। जो पंप में जो है फ्लूइड आ रहा है,
तो उसको एक्सेलरेट जब हम करते हैं तो किस चीज़ से करते हैं, तो एक्सेलरेटेड बाय द इम्पेलर हो जाएगा, ठीक है। विच इज़ नॉट अ प्रोसेस इक्विपमेंट, इसमें से कौन प्रोसेस इक्विपमेंट नहीं है, कंप्रेसर नहीं है, जनरेटर नहीं है, या हीट एक्सचेंजर या पंप। तो प्रोसेस इक्विपमेंट में कंप्रेसर मिलेगा आपको, हीट एक्सचेंजर मिलेगा, पंप मिलेगा, लेकिन जनरेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक वो है, साधन है, जबकि हम जो है प्रोसेस में कोई ना कोई केमिकल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंडर। थिन सिलेंडर का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, तो PD/40 है। नेक्स्ट है एरोप्लेन एम्प्लॉय विच टाइप ऑफ कंप्रेसर, एरोप्लेन में किस टाइप का कंप्रेसर होता है, तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम, तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो रोटर टू फ्लूइड है ना। पहले रोटर घूमेगा, फिर वो एनर्जी फ्लूइड को देगा, ठीक है, तो रोटर टू फ्लूइड हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फैन ला, जो फैन जैसे पंप का जो है अफिनिटी ला है, वैसे फैन का भी नियम है। तो फैन के नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कांस्टेंट स्पीड रखा जाए, है ना, और कम जो है उसकी कैपेसिटी और प्रेशर को भी कांस्टेंट रखा जाए, तो पावर जो है क्या होगा, तो पावर जो है वरी डायरेक्टली एज द एयर ऑफ गैस डेंसिटी। तो पावर जो है एयर गैस की डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वरी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है द वैक्यूम ऑब्टेन इन कंडेंसर डिपेंड ऑन, तो वैक्यूम जो है कंडेंसर में कितना बनेगा, है ना, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये दोस्तों टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो वैक्यूम में जो है वैक्यूम करके जो लेकर जा रहा है एयर को या किसी भी चीज़ को, उसको भी तो फिर हम ठंडा करते हैं, तो जितनी टेम्परेचर लो होगा उतनी जो है कंडेंस ज़्यादा वो होगा और उतनी वो एयर खींचेगा। आप अगर जो है यूरिया में वैक्यूम सेक्शन में घूमे हो तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो है वेसल से खींचा जो है वेपर, उसके बाद जो है कंडेंसर में ले जाकर उनको सबको कंडेंस किया, तो अब वो जो है उसका वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो कंडेंस ही नहीं करेगा, तो वो गैस वहीं पे कुलमेट होंगी और वैक्यूम बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट है प्रोसेस इज ऑक्सीडाइज कोटिंग इन अ पाइपलाइन। एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है कोरोजन से बचने के लिए, वैसे ही जो है एक तरह से कोटिंग की जाती है पाइपलाइनों में। जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं वाटर की, तो उनमें जो है जगह जगह पे जो है ऑक्साइड कोटिंग की जाती है, जो एक तरह से एनोडाइजिंग कहलाता है। जगह जगह पे चार्ज एक्यूमुलेट जो होता है उसको जो है वो डिस्पर्स कर देते हैं, ये बहुत बड़ी फिनोमिना है ना। नेक्स्ट है इन वाटर कूलिंग द वाटर इन अ जैकेट ऑब्टेन हीट फ्रॉम अ सिलेंडर ड्यू टू, कह रहा है कि अगर जैकेट टाइप का कोई अगर है, किसी वेसल पे कोई जैकेटेड वेसल है या कोई ऐसा जहाँ पे जैकेट के थ्रू जो है वाटर का सर्कुलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो है हीट ट्रांसफ़र होगा, किस बेस पे होगा, तो वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होगा कंडक्शन के थ्रू होगा दोस्तों, कंडक्शन के, क्योंकि वो भी मेटल जैकेट भी उसी मेटल की रहेगी, वेसल भी उसी मेटल का रहेगा, तो पूरा का पूरा जो है एक तरह से कंडक्शन के थ्रू वहाँ पे कूलिंग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ स्टीम इज स्टीम टरबाइन। स्टीम का एक्शन जो है स्टीम टरबाइन में कैसा होता है, तो वो डायनेमिक होती है ना, डायनेमिक। नेक्स्ट द टाइप ऑफ एजिटेटर इज यूज फॉर हाईली विस्कस पार्टिकल। हाईली विस्कस पार्टिकल को एजिटेट करने के लिए किस टाइप के जो है हम एजिटेटर का यूज करेंगे, तो वो दोस्तों हेलिकल स्क्रू है ना। नेक्स्ट है विच वाल नोन एज अ मेमोरी वाल। मेमोरी वाल किस वाल को कहा जाता है, तो डबल पायलट सिग्नल वाल को। नेक्स्ट है while operating a positive displacement pump the shut off valve should be open on delivery side। क्या कह रहा है दोस्तों कि जब आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को जो है एक तरह से ऑपरेट कर रहे हो, तो डिलीवरी वाल जो है उसका मतलब डिस्चार्ज वाल जो है वो वाल हमेशा खुला होना चाहिए, जबकि इस जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है इसका उल्टा होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर आप डिस्चार्ज मतलब पंप चला रहे हो सेंट्रीफ्यूगल पंप को, तो डिलीवरी वाल को क्लोज करके चलाते हैं, ठीक है।
चेक वाल इज अ टाइप ऑफ, चेक वाल एक तरह का किस टाइप का वाल है, तो ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल है, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक पंप इज, तो हाइड्रोडायनेमिक पंप एक तरह से उसका एग्जांपल क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो हाइड्रोडायनेमिक के कैटेगरी में आता है। ये पानीपत में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंप को जो है किस बेसिक किस किस उससे मतलब डिवाइड किया जाता है, तो एक तरह से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और जो है डायनेमिक पंप जिसमें सेंट्रीफ्यूगल का भी आया था, है ना। ये पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी द रेशियो, वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किस चीज़ की रेशियो है, तो वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पंप की कह लो, तो ये दोस्तों एक्चुअल फ्लो रेट अपन थ्योरेटिकल फ्लो रेट, इसका जो है रेशियो आपकी वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी, है ना। विस्कोसिटी इंडेक्स क्या है दोस्तों, तो जहाँ पे जो है विस्कोसिटी के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, तो उसका जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं वही जो है विस्कोसिटी इंडेक्स होती है ना। यानी कि जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज इन विस्कोसिटी, टेम्परेचर का इफेक्ट जो है विस्कोसिटी पे क्या पड़ता है, इन सब चीज़ों का जो है एक तरह से अध्ययन विस्कोसिटी इंडेक्स से करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि इफ़ फ्लो इंक्रीज देन प्रेशर, तो जब आप पंप का फ्लो बढ़ा दोगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन होगा, थोड़ा डाउन होगा। अगर सडनली आप फ्लो बढ़ा दे रहे हो तो प्रेशर डाउन होगा और करंट या एम्पियर वो पंप क्या होगा, ज़्यादा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज अरेंजमेंट ऑफ पिस्टन इन अ पिस्टन पंप, तो जो पिस्टन पंप में जो पिस्टन का अरेंजमेंट कैसे होता है, तो दोस्तों वो एक्सियली होता है, एक्सियल एक्स एक्सेस में होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है प्रोसेस इक्विपमेंट के क्वेश्चन थे। अब जो है देख लेते हैं कुछ जो है अब तक के जो है पूरा का पूरा मैंने सब पेपर में आज तक का जितना था आया हुआ सब जो है एक ही वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो कहाँ पे स्टोर करता है, तो ये मतलब कहाँ स्टोर होता है, तो वो ग्लाइकोजन में ही स्टोर होता है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो नेहरू ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है, ठीक है। उसेन बोल्ट किस लिए फेमस है, तो वो एक तरह से एथलीट हैं। मॉर्निंग रैग, राग इन अ म्यूजिक, मतलब कि सुबह गाने वाला जो राग है, मॉर्निंग राग संगीत में वो कौन सा है, तो वह दोस्तों भैरवी, ठीक है। पेपर करेंसी यूज फर्स्ट, वो कौन सा देश है जो सबसे पहले जो है पेपर करेंसी का यूज किया, तो वह है चाइना। अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। द चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया बाय अपॉइंटेड, यानी कि जो इंडिया का जो है इलेक्शन कमीशन चीफ है वो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट उसका अपॉइंटमेंट होता है उसका, तो वो है प्रेसिडेंट उसका करता है ना। नेक्स्ट है मोहन मोहिनी अट्टम, ये क्वेश्चन आया है कि मोहिनी अट्टम डांस जो है किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम जो है केरला से संबंधित है, केरला में ये डांस प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू द लेंथ, यानी कि जो अपना ट्राई कलर है तिरंगा है उसका जो है रेशियो जो है विड्थ और लेंथ का क्या है, तो 2:3 है। नेशनल एंथम कब पहला गाया गया, तो 1911 में गाया गया। और सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों एमपी में है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत का सबसे जो पहला जो है नेशनल पार्क कौन था, तो वो जिम कार्बेट, जिम कार्बेट कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एनजी गैस, वो कौन सा पहला देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का प्रोड्यूसिंग होती है, तो वह है दोस्तों रसिया। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड,
यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स की स्टडी करना एक तरह से कॉस्मोलॉजी कहलाती है, कॉस्मोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन, तो रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला पंजाब में है, जो वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे हुआ, तो इंडिया का जो है पहला एटॉमिक पावर प्लांट जो है तारापुर 1962 में लगा था। ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल फील्ड इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा जो है कोयले की खान कहाँ पे है, तो वो है झरिया। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा जो है किस किस के बीच में है, तो इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। नागार्जुन डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर है, बना हुआ है, तो यह कृष्णा रिवर पे। इंडिया शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर, यानी कि इंडिया जो अपना बॉर्डर सबसे ज़्यादा किस देश के साथ साझा करती है, तो है बांग्लादेश। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, इंडिया का जो है सबसे पुराना माउंटेन कौन सा है, तो ये दोस्तों पर्वत कौन सा है, तो अरावली है ना। दोस्तों करंट अफेयर्स भी मैं इसमें इंक्लूड करता, लेकिन करंट अफेयर्स के आने का चांस तो एकदम जीरो के बराबर, क्योंकि करंट अफेयर्स है वो पहले का ही आ चुका है, तो इसलिए उसको मैंने जो है इस वीडियो में नहीं, उसको जो है उस क्वेश्चन को लिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अब कभी नहीं आ सकता, करंट में क्या है, वो रिपीट तो होने वाला है नहीं। बाकी जो है मैंने करंट के हिसाब से जो अपना आईपीएल है उसके जो कुछ क्वेश्चन इसमें डाले हैं जो आने के चांस हैं। जैसे आईपीएल जो है 2023 के बाद करें, टाटा आईपीएल, तो इसमें कितनी टीम है, 10 टीम है। ये कब से शुरू हो गया है दोस्तों, 31 मार्च से 28 मई तक चलेगा, है ना। नेक्स्ट है कि इसमें कितने लीग मैचेज हैं, तो 72 जो है लीग मैचेज हैं। ठीक है। फर्स्ट जो पहला जो 31 मई को जो मैच था, तो उसमें कौन कौन सी टीम खेली थी, तो चेन्नई और गुजरात, गुजरात टाइटन खेला था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है। आईपीएल सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था, तो 2008 में हुआ था, उस समय जो है उसका विनर जो है राजस्थान रॉयल्स थी। ठीक है। लास्ट मैच टू बी प्ले, इसमें जो है लास्ट मैच टू बी प्ले, यानी कि जो अपना फाइनल होने वाला है वो एक तरह से कहाँ पे हो खेला जाएगा, तो ये चिन्ना स्वामी में होगा। ठीक है। विच एडिशन आईपीएल 2023, यानी कि 2023 का जो आईपीएल हो रहा है वो कौन से संस्करण का है ना, तो ये 16वां है दोस्तों, 16वां आईपीएल खेला जा रहा है। ठीक है। 2008 से शुरू हुआ और 2023 में है ना, तो 16वां संस्करण उसका चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, जो है अब तक का जो विदेशी, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे विदेशी ऐसा कौन विदेशी प्लेयर है जिसको सबसे ज़्यादा पैसे में खरीदा गया, तो सैम करन है। लास्ट आईपीएल मैच किसके लिए है दोस्तों, तो एमएस धोनी के लिए है। एमएस धोनी का ये आईपीएल संस्करण से पूरा पूरा संन्यास हो जाएगा जो है इस आईपीएल से। ठीक है। नेक्स्ट है जो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मेंटर हैं वो कौन है, तो गौतम जो है गंभीर है। आपने देखा होगा मैच जब लखनऊ सुपर जायंट का होता है, तो गौतम गंभीर अपना मेन रोल निभाते हैं मेंटर का। आईपीएल 2021 का विनर, मतलब लास्ट जो हुआ था, 2022 में तो कोरोना था तो उसका कुछ वो कह नहीं सकते। आईपीएल 2021 का विनर सीएसके रही और रनर अप रहा केकेआर। ठीक है। नेक्स्ट है अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है जीके का, कि वेयर इज अकबर्स टॉम्ब लोकेटेड, यानी कि जो अकबर का जो है एक तरह से टॉम्ब मतलब होता है वही जो है जिसमें दफन वफन होते हैं, कब्र, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो दोस्तों आगरा में है। नेक्स्ट है सूर्य टेम्पल कहाँ पे है, तो कोणार्क में है। गोल गुम्बद बीजापुर कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है। विच केव आर वेल नोन फॉर इंडियन रॉक कट मतलब एग्रीकल्चर, है ना। तो कौन सी ऐसी गुफा है जो भारतीय जो है रॉक कट आर्टिकल्चर के नाम से जो है प्रसिद्ध है,
तो ये एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं एक तरह से हिस्टोरिकल प्लेस रखती हैं वर्ल्ड वाइड, है ना। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट होली पिलिग्रिम स्पॉट फॉर द बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट लोगों का सबसे पवित्र जगह एक तरह से कौन सा है, तो वह है बोध गया, है ना। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली का फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था, तो वह है दोस्तों सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इंडिया स्टेट नोन एज गार्डन स्पीसीज, यानी कि भारत का जो है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरला को कहा जाता है। नेक्स्ट सिंगरानी कोयल फील्ड जो है कहाँ पे है, तो ये दोस्तों गोदावरी वैली का है। नेक्स्ट है विच प्लेनेट नोन एज अ सिस्टर ऑफ अर्थ। सिस्टर ऑफ अर्थ किस प्लेनेट को कहा जाता है, तो वीनस को कहा जाता है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स नोन एज, तो उसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। द प्लेनेट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो जुपिटर, ठीक है। विच रिवर नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार। बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी का। लार्जेस्ट इंडियन मैमल्स एलिफेंट। अगर जो है मैमल में इंडियन मैमल को तो लार्जेस्ट जो है एलिफेंट ही माना गया, छोड़िए वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो व्हेल मछली आ जाती है ना। नेक्स्ट है लार्जेस्ट सैटेलाइट इन अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, तो गैनमीड है। द स्टडी ऑफ मून। मून की स्टडी क्या कहलाती है, सेलेनोलॉजी कहलाती है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज, तो सबसे बड़ा पार्ट इंडिया का कांडला पोर्ट है ना। सॉरी पार्ट मैं कह रहा हूँ, इसमें है लार्जेस्ट जो है लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह है, ठीक है। इंडिया सॉरी इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है एक तरह से कहाँ पे है, तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो राजस्थान है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस देश में जो प्रोड्यूस होती है, तो ये दोस्तों ब्राज़ील। द वेस्टर्न घाट आल्सो नोन एज, तो जो वेस्टर्न घाट को हम जो है सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ जो है जो काराकोरम है ना। ये क्वेश्चन आया है कि जो है काराकोरम की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो K2 है ना। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, ये तो रिपीट हो गया है। सुंदरवन वाज डिक्लेयर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज ऑफ, तो सुंदरवन जो है उसको एक तरह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। इसका रीज़न है कि वहाँ पे जो है मैंग्रूव्स पाए जाते हैं ना। सिलिकॉन वैली कहाँ पे लोकेटेड है, तो यूएसए में है। द फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट इन इंडिया। पहला जो है टाइडल पावर प्लांट इंडिया में कहाँ पे लगा है, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा डायमंड कहाँ पाए जाते हैं, तो एमपी में। नेक्स्ट है मथुरा गुजरात डिगबोई एंड पानीपत। ये जितनी भी रिफाइनरी हैं वो किसके द्वारा सेटअप की गई हैं, तो IOCL के द्वारा सेटअप की गई हैं। नेक्स्ट रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन अ वर्ल्ड नहीं, इन इंडिया में, भारत में जो है तेलों का जो है सबसे पुराना जो है फील्ड, तो डिगबोई है असम में। सारे जहाँ से अच्छा किसने गाया है, तो मोहम्मद इकबाल ने। जो है कथक एक टाइप का क्लासिकल डांस है जो नॉर्थ इंडिया जिसमें मेन यूपी है वहाँ पे। मोहिनी अट्टम जो है केरला, रिपीट हो गया। विच विटामिन एक्ट एज अ हार्मोन। कौन सी ऐसी विटामिन ऐसी है जो हार्मोन की तरह भी काम करती है, तो ये दोस्तों विटामिन डी। तो ये अब तक के जो है 56 जो है पूरा का पूरा जो है जीके के क्वेश्चन जो है जो अलग अलग एग्जामों में आए थे, इन सबको मैंने एक सीक्वेंसली एक पेज पे आपको बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों पीरियोडिक टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे पिछली बार 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे पहले डोबर्नियर का ट्रिक लॉ है
जो है इसने ये बताया था कि जो है पहले और तीसरे जो है एक तरह से जो उनका अर्थमेटिक मीन आएगा वही जो है दूसरे का आएगा, है ना। तो इसे एक तरह से औसत लाभ भी कहते हैं। क्या कहा है इसने कि डोबेनिए अरेंज सर्टेन एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप ऑफ 3 इन सच अ वे दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वाज नियरली अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर टू। यानी कि जो उनका एटॉमिक मास होगा दूसरे वाले एलिमेंट का, वो पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। यानी कि जो है पहले का और तीसरे का ये जोड़ लीजिए उनके एटॉमिक मास, फिर उनको 2 से डिवाइड करेंगे, वो जितने आएगी वैल्यू वही उस जो है दूसरे वाले का होगा, इसने ये बताया था। लेकिन इनकी लिमिटेशन थी कि कुछ ही ऐसे एलिमेंट थे जो इनके लॉ को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। दूसरे आए न्यूलैंड अष्टक, न्यूलैंड आए, इन्होंने जो है लॉ ऑफ ऑक्टिव दिए थे, है ना। तो अष्टक का लॉ, है ना। तो इन्होंने क्या बताया था कि इफ़ एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, है ना। ये बोले कि अगर हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट को जो है अरेंज करें तो एवरी 8 एलिमेंट हैज़ अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। तो जो है पहला से गिनते जाओ तो हर आठवां जो है ऐसा होगा जो पहले के जो है प्रॉपर्टी और आठवें की प्रॉपर्टी हमेशा जो है एक तरह से मैच करेगी। और इन्होंने सारे गामा पा धानिसा ये ऐसे बोल के जो है एलिमेंटों को भी जो है एक तरह से रखे थे। इनकी लिमिटेशन क्या रही दोस्तों? इनकी लिमिटेशन ये रही कि दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट सक्सेसफुली ओनली अप टू एलिमेंट कैल्शियम। ये जो है ये ओनली जो है कैल्शियम के एलिमेंट तक ही जो है सक्सेसफुल रहा, है ना। बाकी अन्य जो है एलिमेंटों के लिए ये सुटेबल नहीं बैठा, ठीक है। तब आए जो है लोथर मायर्स, जो है लोथर मायर्स आए, है ना। ये बहुत कम किताबों में ये पढ़ाया जाता है और जब ये क्वेश्चन आता है तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसने भी कोई ला दिया था कि नहीं, है ना। ये पूछता है कि लोथर मायर जो है एक तरह से किसके संबंधित जो है ला अपना दिए थे, गैसों के संबंधित, पीरियोडिक टेबल के संबंधित या किसके, है ना। तो आप जो है लोथर मेयर्स के एटॉमिक वैल्यू कर्व को समझिए। तो ये भी जो है अपना जैसे डोवर्नियर आए, उसके बाद जो है न्यूलैंड आए, तो इन्होंने भी अपनी जो है अपनी जो एक तरह से ला दिए और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने एक ग्राफ खींचा है ना, फ्लोटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मास। यानी कि उन्होंने जो है एक तरह से जो है एटॉमिक वॉल्यूम लिया और दूसरा जो है उनके एटॉमिक मास लिया, ठीक है। फिर वो पाए कि जो है ही फाउंड दैट सिमिलर एलिमेंट ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन। उन्होंने पाया कि जो है सिमिलर जो एलिमेंट है वो जो है सिमिलर पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं इस कर्व पे, ठीक है। तो उनका भी फेल रहा, तीनों लोगों का फेल रहा। चौथे आए मेंडली पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या किया कि ही अरेंज ऑल एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ये पूछता है क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट आर अरेंज विच ऑर्डर। तो ये एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, है ना। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो क्या किया कि अरेंज किया, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने एक टेबल फॉर्म की जिसको पीरियोडिक टेबल नाम दिया गया और मेंडलीव का यही पीरियोडिक लॉ जो है 1869 में जो है एक तरह से मिला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो है क्या है दोस्तों, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, है ना। ये जो है एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जो है सारे जो है एलिमेंट को बिठाए, ठीक है। इनके पीरियोडिक टेबल में क्या था दोस्तों, 7 हॉरिजेंटल रो था जिसको पीरियड कहा गया और 9 जो है वर्टिकल कॉलम थे जिसको ग्रुप कहा गया, ठीक है। ऑल ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट टू 7 आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ए एंड बी। द group number of element represent its valency. The element of same subgroup resemble to another closely and differ to some extent of the element other zero.
द जीरो ग्रुप कंटेन नोबल गैसेस, है ना। तो ये इन्होंने इनकी जो है थोड़ी हाईलाइट थी पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। अब इनकी इम्पोर्टेंस, इनकी क्या अचीवमेंट रही, पूछ लेता है कि मेंडलीव की क्या अचीवमेंट है। तो इससे जो है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी पॉसिबल हो सकी। उसके अलावा जो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से जो है नए एलिमेंटों की और जो है खोज हुई और उनके प्रॉपर्टी के बारे में भी पता लगा, ठीक है। लेकिन इनके डिफेक्ट थे। डिफेक्ट जो है मेन जो है क्या पूछता है कि इन्होंने जो है द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कुड नॉट बी एक्सप्लेन। उन्होंने जो है जो आइसोटोप का पोजीशन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। दोस्तों आइसोटोप जैसे इन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग दिया था, तो आइसोटोप में जो एटॉमिक वेट तो समान होते हैं, है ना, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का जो है आइसोटोप जो है H11 H12, है ना, ऐसे जो करके हैं सब, तो वो तो जो है अलग अलग हैं। लेकिन इन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किया था, तो एक ही जगह पे तीन तीन कैसे हो जाएंगे। तो आइसोटोप्स का कोई जगह इन्होंने नहीं बता पाए थे। और दूसरा क्या हुआ था इनसे गलती, द करेक्ट पोजीशन कुड नॉट बी असाइन बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो है जगह क्या होनी चाहिए वेट के जो है एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, तो उनकी फिक्स पोजीशन हाइड्रोजन की उन्होंने नहीं बता पाया, ठीक है। तीसरी इनकी कमी थी, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो है कुछ एटॉमिक मास एलिमेंट के जो है ऐसे गलत हुए, मतलब रॉन्ग ऑर्डर में थे, और उनको एक्सप्लेन इन्होंने नहीं कर पाए, है ना। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड कुड नॉट बी जस्टिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देवर एटॉमिक वेट। इनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जो है लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज को जो है उनका भी पोजीशन एक तरह से जस्टिफाई नहीं हो पाया। तब जो है आए जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके, जो है कौन, मोजले, है ना। तो मोजले के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है इनका तो हो गया। अब मोजले साहब ने क्या किया, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाया, है ना। तो 1913 में जो है सर हेनरी मोजले डिस्कवर दैट एलिमेंट पोजीशन इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, है ना। उन्होंने क्या किया कि सारे एलिमेंटों को एटॉमिक नंबर पे के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और उनके अकॉर्डिंग जो है जो वर्टिकल कॉलम है उनको ग्रुप तो कहा गया, हॉरिजॉन्टल कॉलम को जो है पीरियड भी कहा गया, लेकिन इनमें जो है 18 ग्रुप, इन्होंने क्या किया 18 ग्रुप, उन्होंने 9 ग्रुप बनाए, ये उसका डबल निकाले 18 ग्रुप, लेकिन पीरियड 7 का 7 ही रखे, ठीक है। तो ये तो अपनी है ही। और इसकी हाईलाइट्स ये थी कि इसमें जो है अब तक जो है 118 एलिमेंट जो है अब तक जो है आइडेंटिफाई हो गए हैं। और एक तरह से जो है इन्होंने जो है बताया कि जो है उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और जो है एफ ब्लॉक, इन सब के बारे में थोड़ा सा इन्होंने जो है अपने पीरियोडिक टेबल में बताया कि ये जो एस ब्लॉक हैं उनमें जो है वो जो एक तरह से उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सॉफ्ट मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब सॉफ्ट मेटल होंगे वो, है ना। तो मतलब इन्होंने जो है जब अरेंज किया, तो SPDF में जब अरेंज किया तो फिर जो है इनकी भी प्रॉपर्टी बताई। जैसे एस ब्लॉक के तत्वों के जो है क्या क्या होंगे, तो इनकी जो है इनके जो एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे उनमें जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी, वो एक तरह से बेसिक होंगे, बेसिक नेचर के होंगे, रिएक्टिव टू मेटल होंगे, है ना, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ठीक है। पी ब्लॉक के बारे में बताया कि ये जो है इसमें मेटल और नॉन मेटल जो है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड जो है तीनों गुण होंगे, ठीक है। डी वाले में बताया उन्होंने कि दीज एलिमेंट आर अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। एफ में मेन उन्होंने बताया कि इसमें जो है इसमें जो भी मेटल रहेगा और उसमें जो है इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड
फॉर्म अ कलर्ड साल्ट, ठीक है। तो ये उनका था। बाकी उन्होंने जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की प्रॉपर्टी, इसमें जो है 5 जो है प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हमें पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं से जो है क्वेश्चन उठता है। जैसे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो ये दोस्तों टोटल डिस्टेंस फ्रॉम अ एटम्स न्यूक्लियर टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये न्यूक्लियस से जो आउट ऑफ, जो एक तरह से ऑर्बिटल में लास्ट जो है जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एक तरह से डिस्टेंस को शो करता है। और सबसे स्मॉलेस्ट एटम जो है हाइड्रोजन है, और सबसे लार्जेस्ट एटम जो है एक तरह से सीजियम है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ एटम इन अ गैस फेज। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी किसी, वह एनर्जी है जो किसी जो है उसी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है, रिमूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है ना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? तो ये दोस्तों रिफ्लेक्ट द एफिनिटी ऑफ एटम या एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो है एबिलिटी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इट इज़ अ मेजर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ एटम फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल बॉन्ड। ये एक तरह से अट्रैक्शन को एक तरह से मेजर करता है, जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा खींचेगा, जिसकी कम होगी वो नहीं खींचेगा, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? तो मेटेलिक कैरेक्टर इन अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट दैट आर मेटल, द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मेटल इज टंगस्टन। मेटेलिक मतलब मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मेटल क्या है? टंगस्टन है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए क्वेश्चन जो पूछता है अब जो है उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। डोवेनियर के पहला तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू डोवेनियर स्ट्रैड लॉ, इसमें से कौन से जो है तत्व हैं जो इसको फॉलो करते हैं, और जो नहीं करता है उसको आप फाइंड आउट करो। तो ऐसे ऑप्शन आया था। पहला ऑप्शन था जो है LiNa, उसके बाद जो है दूसरा क्लोरोब्रोमो आयोडीन, और तीसरा जो है कैल्शियम सीरियम और बेरियम। तो इसमें जो है आप सबको देखेंगे तो ये तीनों ऑप्शन सही है, और जो है चौथा ऑप्शन जो गलत था उसमें मैंने इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि जब डोवेनियर ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या था आपका कि जो पहले और जो है तीसरे का जो योग है, मतलब योग कर लीजिए एटॉमिक मास का, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब एवरेज निकालना था। इसको औसत लाभ ही कहते हैं ना। तो एवरेज निकालेंगे तो आएगा 23, और 23 किसका मॉलिक्यूलर वेट है? सोडियम का, है ना। तो ये डोवेनियर ट्रिक ने कहा था, तो इसके हिसाब से ये 3 जो हैं और हैं, है ना। डायगोनल जो है रिलेशनशिप किसका किसके बीच में है ये पूछा गया था, यानी कि विकर्ण विकर्ण संबंध किसका किसका, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ है, बेरियम का एल्युमिनियम के साथ है, बोरान का सिलिकॉन के साथ है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि एलिमेंट विच रिमूव ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नोन, यानी कि वह एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो उसे कैटायन कैटायन कहते हैं। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? एनायन। अगर कोई ले रहा है तो एनायन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लॉस एन इलेक्ट्रिकली इजली, यानी कि सोडियम भी दिया था, पोटेशियम दिया था, बहुत सारे एलिमेंट थे, उसमें से पूछा था कि सबसे ईजिली कौन सा जो है इसमें से ऐसा एलिमेंट है जो सबसे इजी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेगा, तो वह पोटेशियम के, है ना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, आयोडीन की जो है करेक्ट ऑर्डर साइज क्या है? तो आयोडीन नेगेटिव, फिर आयोडीन जो है, उसके बाद आयोडीन जो है प्लस, यानी कि सबसे ये जो है सबसे बड़ा, फिर छोटा ऐसे, है ना। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज प्रपोज बाय, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके द्वारा प्रपोज किया गया? तो हेनरी मोजले के द्वारा। लार्जेस्ट पीरियड कौन सा था और शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा था? तो एक सबसे छोटा है और लार्जेस्ट जो है 6 नंबर का, ठीक है। द एलिमेंट इन अ फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड, तो एस ब्लॉक के तत्व को क्या कहा गया? तो एल्कली मेटल कहा गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? तो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है ना। मतलब एटॉमिक नंबर, और मॉडर्न सॉरी, और जो है आपका मेंडलीव का तो एटॉमिक मास, है ना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, इनमें जो है
फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका जो एटॉमिक रेडियस का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? तो फ्लोरीन का छोटा, फिर ऑक्सीजन का थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ा नाइट्रोजन का। ठीक है। नोबल जो गैस हैं किस ग्रुप की हैं? तो 18वें ग्रुप की हैं, है ना। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल? किस जो है ग्रुप के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं? तो तीसरे से 12वें ग्रुप के, है ना। अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जब मेंडलीव में बनाया तो उसका अचीवमेंट क्या रहा? तो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही रहा कि प्रिडिक्शन ऑफ नोबल गैस, इसमें जो है नोबल गैसों का भी प्रिडिक्शन किया था। ठीक है। ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल जो है, एल्कली अर्थ मेटल का कौन सा ग्रुप है? तो सेकंड ए है। एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड, तो आपको अभी बताया था उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, तो फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो साइज ऑफ एटम पे, एटम की साइज क्या है उसी से जो है फिजिकल प्रॉपर्टी एक तरह से डिपेंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट द हॉरिजेंटल लाइन इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हॉरिजेंटल पूछा है तो उसे पीरियड कहेंगे। ऑल द एलिमेंट इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल हैव सेम, तो ये जो है नंबर ऑफ वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके सेम होते हैं। आउटर ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वहीं जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहीं जो है सबके सेम होते हैं। जो ग्रुप के कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो वैलेंसी उनकी सेम रहेगी। ठीक है। अब है कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड, यानी कि जब हम जो है लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के क्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? तो वो दोस्तों इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो उसे जो है शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। हाउ जो है हाउ मेनी पीरियड प्रेजेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वही पूछ रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने जो है पीरियड हैं? तो 7 हैं। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है? तो मेंडलीव हैं दोस्तों। ये हमेशा कभी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक ला दिया है ना, काफ़ी हद तक उसको बना दिया था, बस ये एटॉमिक वेट में इन्होंने नहीं बांटा, बाकी सब कुछ तो यही किए थे, पूरा ग्रुप सब कुछ अवार्ड सब, तो इसीलिए जो है इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का कहा जाता है। नेक्स्ट ग्रुप प्रेजेंट वाज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कितने ग्रुप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थे? तो 9 थे, लेकिन जबकि मॉडर्न में कितने हो गए हैं? 18, है ना। द एलिमेंट इन विच जीरो ग्रुप आर कार्ड, यानी कि जो जीरो ग्रुप के तत्व हैं उनको क्या कहा गया है? तो उनको इनर्ट गैसेस का नाम मिला है ना। एलिमेंट विच परफेक्टली मैच क्वांटिटी विच मेंडलीव पीरियोडिक प्रिडिक्टेड इन हिज पीरियोडिक टेबल वाज, कह रहा है कि वह कौन सा ऐसा एलिमेंट था जो एकदम पूरी तरह से एकदम मैच मतलब बैठा था, उसकी जो है क्वालिटी जो है एकदम एग्जैक्टली मैच हो गई थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो ये दोस्तों जर्मेनियम, है ना। नेक्स्ट है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन, ये अगर रट्टा मार लिए तो इसमें से एक न एक क्वेश्चन तो आना ही आना है ना। जैसे प्रॉपर्टी दिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जब हम इन अ पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? तो बढ़ जाएगी। और जब हम जो है टॉप टू बॉटम जाएंगे तो घट जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या हो जाएगी? जब हम अलोंग टू पीरियड जाएंगे यानी लेफ्ट से राइट चलेंगे तो बढ़ जाएगी, इसकी घट जाएगी, है ना। तो ये जो है इन सबको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इन सबको जो है एक तरह से आप देख लीजिए और इसमें से 10 प्रॉपर्टी में से 2 ऐसी प्रॉपर्टी तो पूछ ही सकता है कि जैसे एटॉमिक साइज, जब हम पीरियड में जो है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है? तो घट जाती है। और लेकिन हम जब ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम तो वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों दोस्तों? अपने जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जो भी नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो बढ़ती जाएगी उनकी एटॉमिक मास, है ना। अब आ जाते हैं तीसरा फायर फाइटिंग वाले क्वेश्चन पे।
तो फायर फाइटिंग के क्वेश्चन में सबसे पहला जो है, व्हाट कलर आर यूज ऑन साइन फॉर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हैं उन पे जो है कौन सा कलर होता है, कलर कोडिंग कौन सी होती है, तो वो वाइट पिक्चोग्राफ ऑन रेड बैकग्राउंड, रेड बैकग्राउंड रहेगा जिसमें वाइट पिक्चोग्राफ रहेगी, है ना। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, तो अगर इलेक्ट्रिक फायर लग गई है तो आपका काम सबसे पहले क्या है, तो इसमें जो है आपका मेन काम है स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, जो भी पावर सप्लाई है उसको स्विच ऑफ करना, है ना। इलेक्ट्रिक फायर किस कैटेगरी की फायर है, तो ये क्लास सी है ना। नेक्स्ट है, ऑयल एंड फ्लेमेबल लिक्विड फायर फोम टाइप, जो है जैसे ऑयल है, फ्लेमेबल लिक्विड है, उनके लिए जो है एक तरह से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा, तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अगर फोम टाइप नहीं है, अगर CO2 है तो वो भी मार दीजिए, लेकिन फोम टाइप नहीं हो तो, है ना। PDFE का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोड्यूस डिटेक्ट फायर एनर्जी, ठीक है। पहले प्रोड्यूस एनर्जी को डिटेक्ट कीजिए, है ना। नेक्स्ट है, वाई वी नॉट यूज़ वाटर इन अ इलेक्ट्रिकल फायर। जब इलेक्ट्रिक फायर होती है तो हम उसको पानी से क्यों नहीं बुझाते, तो उसका रीज़न यही है कि वाटर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कुड कॉज अ शॉर्ट सर्किट। वो जो है वाटर जो है एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और जब आप पानी फेंकेंगे तो वो जो है शॉर्ट सर्किट करके जो पानी के माउथ तक आ सकता है ना, और जो है जो भी उसको पकड़ा रहेगा वो निपट जाएगा। नेक्स्ट है, रेडिएशन हजार्ड्स का कलर कोड क्या है, तो वो है पर्पल। टेक्सटाइल फायर को हम किस चीज़ से बुझाते हैं दोस्तों, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है तो उसमें जो है अगर एक साथ कपड़ों में आग लग गई टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में, तो उसको बुझाने के लिए हम ड्राई केमिकल का यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट है, फोर्थ एलिमेंट ऑफ फायर, आपने तीन ही एलिमेंट पढ़ा होगा, जो है एयर, फ्यूल और हीट, लेकिन चौथा भी प्रेडिक्ट किया गया है जिससे चेन रिएक्शन भी होती है, जो एक तरह से सस्टेनेबल फायर की बढ़ा देती है ना, और ये जब जुड़ जाती है तो उसको फायर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, जबकि तीन जब होते हैं तो फायर ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिमूव फ्यूल या इग्नाइट एलिमेंट ऑफ अ फायर ट्रायंगल नोन एज। जब हम फ्यूल को हटा देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वो उसको जो है स्टारवेशन, स्टार्विंग प्रोसेस कहते हैं, है ना। स्टार्विंग मतलब कि भूख की वजह से मर जाना। तो जब आप फ्यूल हटा दे रहे हो तो वहीं तो आग की भूख थी, और तभी तो वो बहुत फैल रही थी, लेकिन आपने क्या किया, फ्यूल हटा दिया, यानी कि अब उसके पास खाने को कुछ नहीं है, यानी कि जब उसको खाने को कुछ नहीं है तो अपने आप जो है जलते जलते जो है मर जाएगी, है ना। तो ये अगर आप फ्यूल रिमूव कर रहे हो तो स्टारवेशन कहते हैं, ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो तो उसको स्मूथरिंग कहते हैं, हीट रिमूव करते हो तो उसको जो है कूलिंग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, बर्निंग ऑफ सॉलिड मेटल जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, ये अगर जल रहे हैं तो उसको जो है कैसे आप रिमूव करेंगे, किस फायर एक्सटिंग्विशर से, तो ड्राई पाउडर केमिकल से, है ना। नेक्स्ट है, फायर हाइड्रेंट क्या है, तो फायर हाइड्रेंट इज अ कनेक्शन पॉइंट बाय व्हिच फायर फाइटर कैन टॉप टॉप इनटू वाटर सप्लाई। कहने का मतलब है कि फायर हाइड्रेंट एक ऐसा कनेक्शन पॉइंट है जहाँ पे फायर फाइटर जो है पानी को जो है एक तरह से पानी की टैपिंग ले सकता है, ठीक है। HVWS का फुल फॉर्म क्या है, तो HVWS का हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम है। टाइप ऑफ फायर फाइटिंग पंप, फायर फाइटिंग में कितने टाइप के पंप हैं, तो मोस्टली तीन हैं, है ना। इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड, डीजल पंप और जॉकी पंप, ये आया है तीन करके, है ना। नेक्स्ट है, तो अगर रूरल एरिया में जो है फायर लगी हुई है तो उसको कैसे बुझाएंगे, तो उसके लिए जो तो स्टैक, ड्रैग एंड पोर्टेबल पंप इसका यूज़ करके, है ना। नेक्स्ट है, इन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट स्लीव, कह रहा है कि जो आपका पीपीज होता है तो उसमें जो स्लीव होता है वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ये क्वेश्चन आया था। तो स्लीव को आपने जो है गर्मियों में लोगों को देखे होंगे अपने बाह में पहनते हुए,
तो एक तरह से कपड़ा होता है, पहन लेते हैं तो धूप वूप नहीं लगती। लड़कियां सबसे ज़्यादा ऐसा पहनती हुई दिखती हैं। तो एक तरह से स्लीव जो होता है हैंड के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ABC स्टैंड फॉर, ABC का फुल फॉर्म क्या है? तो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन है। टू पुट ऑफ क्लास बी फायर वी यूज, क्लास बी टाइप की अगर फायर है जिसमें पेट्रोलियम फायर है तो एक तरह से आप जो है किसका यूज करेंगे? तो दोस्तों इसमें जो है कहीं कहीं फोम है, लेकिन ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है लेकिन उसमें जो फोम नहीं है, CO2 नहीं है, तो वहाँ पे जो है DCP को माना है, जो पाउडर टाइप का जो है इसको माना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन जापानीज सीको स्टैंड फॉर, यानी कि जो सीको है, सीको का फुल फॉर्म अगर इंडियन में लें तो क्या है उसका मतलब? तो उसका होता है साइन। अगर देखा जाए 5 ईयर्स के बारे में तो 5 ईयर्स में जो है अगर जापानीज ये पूछ लेते हैं कि जो है शेरी का मतलब क्या होता है या सिकेत्सु का मतलब क्या है ना। तो एक बार देख लेते हैं इसको। 5 ईयर्स जो जापानीज वर्ड है उसमें जो है क्या क्या लिया गया है? तो शेरी, सेक्सो, शिशु, सिकेत्सु, सेत्सुकी, है ना। तो जिसका मतलब है शॉर्ट, सेट, इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। तो पांचवें में किसी एक को पूछेगा और पूछेगा उसका मतलब क्या है, तो पांचवें में से ये 5 इसका मतलब है, रट्टा मार लीजिएगा, है ना। विच टाइप ऑफ हैंड ग्लव्स शुड बी यूज? इलेक्ट्रिकल वर्क, जब हम इलेक्ट्रिकल पैनल पे कोई काम करते हैं तो उस केस में जो है किस टाइप का जो है हमें जो ग्लव्स पहनना है ना। तो बहुत लोगों ने जो है आंख मूंद कर जो है रबड़ के दस्ताने को जो है टिक कर दिया था, लेकिन एक और ऑप्शन जो है, मतलब ये ध्यान देने वाली बात है। तो एक और जो है ऑप्शन उसके साथ था कि जैसे रबड़ बाई इलेक्ट्रिकली टेस्ट, यानी कि रबड़ के दस्ताने बहुत होते हैं लेकिन जो है इलेक्ट्रिकली एक तरह से, सॉरी, इलेक्ट्रिकली जो है वो टेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान से देखोगे कि पूरा आंसर मतलब पूरा ऑप्शन पढ़ोगे जिसमें जो है रबड़ बाई इलेक्ट्रिकली टेस्ट है तो उस पर लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट है व्हाट शुड ड्राइव हैव अ क्लोजिंग ट्रांसपोर्टेशन हजार्ड्स केमिकल, सॉरी, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए कि अगर कोई ड्राइवर है, ड्राइवर जैसे यूपी में कोई केमिकल बना उसको जो है महाराष्ट्र ले जाना चाह रहा है, ठीक है। तो वो अपने साथ कौन सा ऐसा कार्ड ले जाएगा साथ में, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि ट्रिम कार्ड क्या है इस, और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जो ड्राइवर है, सपोज कीजिए कि यूपी में कोई केमिकल बना है ना, सपोज कीजिए अमोनिया बना, अगर MP में ले जाना है या कहीं और ले जाना है तो वो उस अमोनिया, लिक्विड अमोनिया को अपने साथ ले जाएगा और साथ में जो है ट्रिम कार्ड एक ले जाएगा। ट्रिम कार्ड का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड, और ये ऐसा कार्ड होता है क्योंकि ड्राइवर है, ड्राइवर तो केमिकल इंजीनियर है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए रास्ते में कहीं टैंकर फट गया या कोई दिक्कत आ गई तो इमरजेंसी आ गई तो उसके पास जो कार्ड रहेगा उसी से लोग पढ़ के, जो भी वहाँ के लोग रहेंगे पढ़े लिखे, उसको पढ़ के उस केमिकल को समझ जाएंगे, उसको मिटिगेशन करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड है। और एक MSDS कार्ड है, तो MSDS आप जानते ही हो क्या है। नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन नेक्स्ट है कि फ्लेमेबल वेपर कैन बी रिमूव फ्रॉम कन्फाइंड स्पेस बाय, यानी कि जो फ्लेमेबल वेपर है कन्फाइंड स्पेस में उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हो? एग्जॉस्ट फैन लगा के, क्लीनिंग विथ वाटर करके, वैक्यूम पंप लगा के, या पर्जिंग करके। तो दोस्तों इसमें जो है बहुत लोग जो है एग्जॉस्ट फैन को भी सही मान रहे हैं, क्लीनिंग विथ वाटर भी है, वैक्यूम पंप लगा के भी खींच लो पूरी एयर। लेकिन ये जो भी फिनोमिना है वो किसके अंतर्गत आती है? पर्जिंग के अंतर्गत आती है। तो इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर पर्जिंग है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है वेसल को सबसे पहले पर्जिंग के अंतर्गत ही उसमें जो है वेंटिलेशन एयर दे के जो है पूरी की पूरी जो है आप LEL UL को रिमूव करेंगे जो भी रहेगा, है ना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर आर रिजल्ट ऑफ, फॉरेस्ट फायर किस टाइप की रिएक्शन है?
तो फॉरेस्ट फायर एक तरह से स्पॉन्टेनियस कंबशन रिएक्शन है, ठीक है, अपने आप स्वतः ही लग जाती है, एक लकड़ी से दूसरे लकड़ी से रगड़ खाई लग गए, है ना। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल टेम्परेचर रेंज इन इंडस्ट्रियल वर्क एरिया। अगर इंडस्ट्रियल वर्क एरिया में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसका जो है एक तरह से टेम्परेचर रेंज कितने कम से कम कितना टेम्परेचर हो, अधिक से अधिक कितना टेम्परेचर हो, वो रेंज क्या है, तो 13 से 30 डिग्री है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फायर इन अ वर्क प्लेस कॉज बाय अ ह्यूमन एरर। कह रहा है कि आदमी की गलती से कितने परसेंट जो है फायर लग चुकी है, तो 85% ऐसी फायर हैं, कैलकुलेशन निकाली गई तो 85% ऐसी फायर है जो व्यक्ति की गलती की वजह से लगी है, जिसमें गुड हाउस कीपिंग नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें है ना। नेक्स्ट है BCF एक्सटिंग्विशर जो है क्या है, और BCF का फुल फॉर्म भी पूछा है। तो BCF एक्सटिंग्विशर एक तरह का जो है क्लास A B C इन तीनों जो है क्लास के फायरों में यूज होने वाला है, लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि जो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, उन्हीं पे ये यूज होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ना। तो फुल फॉर्म ऑफ CTC पूछा है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। BCF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्रोमो क्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन, है ना। ये बहुत ही कॉस्टली है, और इसलिए बहुत कॉस्टली ये नहीं कि जो है लकड़ी पे आग लगी और उस पर आप जो है BCF चला दो, है ना। तो कॉस्टली जो है चीज़ों पे आग जो बुझाई जाती है वो जो BCF होती है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्सपेंसिव रेशियो ऑफ वाटर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू स्टीम। इसमें दोस्तों ये जो है एक तरह से विरोधाभासी क्वेश्चन है, जो है अभी जो पेपर में आया था, जो है पानीपत के ही पेपर में क्वेश्चन आया था, तो उसमें जो है पूछा था कि जब पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाता है। तो उसमें जो है 1600 गुना ऑप्शन नहीं था, उसमें 1600 गुना था, 800 गुना नहीं था। उसने जो है सीधे जो है 500 गुना, जो है 1600 गुना, 3200 गुना और नॉन ऑफ दिस था, ठीक है। तो 1600 गुना उसका करेक्ट आंसर गया था, है ना, कि 1600 गुना सही है। लेकिन फिर मैं एक इसी में एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जिसमें जो है करेक्ट जो ऑप्शन माना है किसको, 800 गुना को माना है, यानी कि जब पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है तो 800 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है 1600 गुना है, तो क्या है 1600 गुना बढ़ता है या 800 गुना बढ़ता है, इस पे ही थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब जो है प्रोसेस सेफ्टी से देख लेते हैं। ये कह रहा है फ्लेमेबल जो है, फ्लेमेबिलिटी से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ए फायर दैट स्प्रेड रैपिडली थ्रू अ डिफ्यूज फ्यूल सच एज डस्ट गैस या अदर वेपर ऑफ एन इग्नाइट लिक्विड विदाउट टू प्रोडक्शन ऑफ डैमेजिंग प्रेशर। तो ये एक तरह से क्या है, तो ये एक तरह से फ्लैश ओवर फायर है ना। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसपोर्ट फ्लूइड बाय कन्वर्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है फ्लूइड को ट्रांसफ़र करते हैं किस्म से, तो काइनेटिक एनर्जी टू हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी में, ठीक है। ड्राई केमिकल सच एज BC या ABC एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी यूज ऑन फायर, यानी कि ABC फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कहाँ पे नहीं करना है, तो कम्बस्टाइल सॉलिड पे। कम्बस्टाइल सॉलिड एक तरह से क्लास D में आता है ना, जबकि एक्सटिंग्विशर से ही पता चल रहा है ABC है, यानी कि ABC के लिए ही यूज़ है। लेकिन जो है सॉलिड कम्बस्टाइल सॉलिड जो मेटल होते हैं वो जो क्लास D में आते हैं, वहाँ पे जो है DCP का यूज होता है ना। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड पर ऑक्यूपेंट, तो उसे ऑक्यूपेंट लोड कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट इज दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच कंसर्न विथ, तो ये क्या करते हैं, हजार्ड्स को क्या करते हैं, तो ये हजार्ड्स को एक तरह से रिड्यूस करती है और कंट्रोलिंग भी करती है, एलिमिनेट भी करती है, यानी कि ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लेमेबल लिक्विड हैविंग फ्लैश पॉइंट 23 डिग्री एंड एबव बट बिलो 65 डिग्री इज, तो ये जो फ्लेमेबिलिटी जो है एक तरह से टेम्परेचर रेंज जो है
क्लास बी का कितना होता है 23 से 65 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल स्टैटिक वाटर टैंक ऑन फाइटिंग सेल नॉर्मली लोकेटेड विथ इन। तो जितने भी आपके फायर फाइटिंग के लिए जो वाटर टैंक है वो नियरली कम से कम कितनी दूरी पे होने चाहिए, तो 100 मीटर के दूरी पे ही वो होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द फेज ऑफ बर्निंग कंबसन इज डिपेंड ऑन, यानी कि जो है कोई भी चीज़ जल रही है या कंबसन हो रहा है तो वो किस पे डिपेंड करेगी, तो वो एक तरह से वो फायर जो है एक तरह से कितनी उसमें फ्यूल है उस पर डिपेंड करेगी। अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ फायर हैड बर्न, कितने देर तक वो जल चुका है, आग जितने देर से लगी हुई है उस पर डिपेंड करेगी। और उसके तरह से वेंटिलेशन करेक्टरिस्ट पे डिपेंड करेगी, है ना। और कितना जो फ्यूल वहाँ पे प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगी, यानी कि ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट है कंबस्टाइल सॉलिड विथ स्पेसिफिक सरफेस ऑफ मोर देन 20 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम इज टर्म एज, तो उसे टिंडर कहते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल विथ लो स्पेसिफिक हीट विल हीट अप मोर रैपिडली इन अ फायर कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ ऑफ वाटर टाइप, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनकी लाइफ कितने साल, मतलब कितने साल तक वो पानी की लाइफ होती है जो उसमें भरा है, तो 10 ईयर 10 साल तक होती है। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं ना। नेक्स्ट है द ट्रेवल टाइम दैट बिगिन व्हेन फाइटिंग यूनिट आर द रूट ऑफ इमरजेंसी इंसिडेंट एंड इन व्हेन द यूनिट ऑफ अराइव एट अ सीन एट अ, उसे रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। रिस्पॉन्स टाइम जब आग लगी और कितने देर में पहुंचा तो वही रिस्पॉन्स है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बता दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर आप 2 दिन बाद आ रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल बेकार है ना। तो वही रिस्पॉन्स टाइम है, कितने कब सूचना मिली और कब तक वो पहुंचा, मोटा मोटा ये है ना। नेक्स्ट है probability of an event that might occur accelerate of the event if it, तो ये जो है एक तरह से रिस्क एनालिसिस होती है, तो उस पे होता है ना, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है उस पे, तो रिस्क लेंगे तो वो जो है एक तरह से आपकी जो है सिवियरिटी क्या है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो जैसे होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, तो उसमें जो है क्या मेन चीज़ होता है, तो उसमें जो है हम जो लेकर जैसे करते हैं उसमें वर्क एरिया क्या है, मटेरियल क्या है, मशीन क्या है और टूल क्या यूज़ कर रहे हैं ना, ये चार जो है जैसे में शामिल होता है। नेक्स्ट है ए हाई राइज बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड विद फॉलोइंग फायर फाइटिंग मेजर, तो उसमें जो है ड्राई राइजर होने चाहिए। नेक्स्ट है द कलर ऑफ एग्जिट साइन, जो एग्जिट साइन होते हैं उनका कलर क्या होता है, मतलब इमरजेंसी में आपको बाहर निकलना है भागना है तो इसका इमरजेंसी में भागने वाला जो साइन होगा क्या होगा, तो वो ग्रीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अ रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ फ्लेम सफरिंग मटेरियल shall be considered as a divide into two classes where surface of low flame spread indicate, तो मतलब इसको पढ़ना पड़ेगा कि जो है कितने पार्ट में जो है डिवाइड है। जब कोई चीज़ जलती है तो उसमें जो फ्लेम जो है 4 टाइप में डिवाइड है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, है ना। तो जब जो है लो फ्लेम स्प्रेड होती है यानी कि लो फ्लेम फैलती है तो क्लास 2 टाइप की इंडिकेट करती है ना। नेक्स्ट है फॉर फाइट फायर इन अ केबल टनल या अदर कन्फाइंड एरिया, अगर जो है केबल टनल या जो है कोई कन्फाइंड स्पेस में जो है आग लगी है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, तो वहाँ पे हाई एक्सप्लोजन फोम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ए डैश अ टाइम इट टेक ऑक्यूपेंट प्रीवियस अलार्म आर फायर क्यू एंड डिसाइडेड अ टेकन ड्यूरिंग इवैक्यूएशन, तो वही है रिस्पॉन्स टाइम को ही इसने बोला है। नेक्स्ट द डैश मे बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फ्यूल इन अ फ्यूल कंट्रोल फायर और कंटिन्यूस ऑक्सीजन डिप्लेशन इन अ वेंटिलेशन कंट्रोल सिनारियो, तो ये क्या होता है दोस्तों, तो ये एक तरह से आपका फायर डीके कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब वाटर ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन है, जो पहले तो मैंने वाटर ट्रीटमेंट के क्वेश्चन आपको बता ही दिए थे,
कुछ और मोस्टली हैं जो आए हुए हैं पॉइंट आउट करके, तो वो इसमें हम सीखेंगे। जो बचे खुचे जो भी रहेंगे वो भी इसमें सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कह रहे हैं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, तो रेन वाटर है। कह रहा है कि जो एल्कलाइन हार्डनेस होती है वाटर में वो किसकी वजह से होती है, तो ये दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि द हार्डनेस ऑफ सिंपल वाटर को हम जो है, अगर हम ये न्यूमेरिकल है कि इसमें इतना इतना है तो क्या होगा, तो 500 मिलीग्राम पर लीटर होगा। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल आने वाला है नहीं। और सीधे नेक्स्ट चलते हैं। लिख रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ऑन बॉइलिंग ऑफ फिल्टरिंग हार्ड वाटर वाटर सिंपल कंटेन, कह रहा है कि हार्ड वाटर में क्या कंटेन होता है, तो जो है हार्ड वाटर में परमानेंट हार्डनेस कंटेन रहती है। 7वां, द ब्लो डाउन ऑपरेशन कॉज और रिमूवल ऑफ, ब्लो डाउन हम किस लिए कहते हैं करते हैं, तो जो है रिमूवल ऑफ स्लज को रिमूव करने के लिए। स्केल फॉर्मेशन इन अ बॉयलर फीड वाटर इज ड्यू टू, बॉयलर फीड वाटर में स्केल फॉर्मेशन किस वजह से होता है, तो डिपोजिशन ऑफ हार्ड वाटर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, स्केल फॉर्मेशन इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट प्रेजेंट इन अ बॉयलर फीड वाटर, कौन सा साल्ट प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम सल्फेट जो है CaSO4 है ना। नेक्स्ट है, करें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CaSO4 साल्ट प्रेजेंट इन वाटर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन, तो ये दोस्तों टेम्परेचर जो है डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जो है उसकी जो सॉल्युबिलिटी घटेगी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट है, डिक्रीज विथ इन सॉरी, इसमें कह रहा है कि EDTA मेथड इज़ यूज फॉर डिटरमाइन, EDTA मेथड का यूज हम किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, तो ये टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, when phenolphthalein alkalinity P is equal to M then alkalinity is due to, तो CO3 पे 2 नेगेटिव है ना। नेक्स्ट द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव बाय, तो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होगी। परम्यूटेड इज केमिकली, परम्यूटेड को केमिकली क्या कहा जाता है, तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो है हार्ड वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूज ऑफ बॉयलर बिकॉज, तो उसमें जो है स्केल फॉर्मेशन का चांस होता है इसलिए नहीं होता। ऑक्सीजन को रिमेनिंग ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल यूज होगा, तो N2H4 जिसका नाम है हाइड्राजीन है ना। स्टरलाइजेशन अगर आप वाटर का कर रहे हो, मतलब कि उसमें से कीटाणुओं को मार रहे हो, तो क्या यूज करोगे, तो क्लोरीन का यूज करेंगे है ना। कोआगुलेंट हेल्प द सेटिंग ऑफ, कोआगुलेशन में जो हम कोआगुलेंट मिलाते हैं एलम, तो वो क्या करती है, तो वो दोस्तों सस्पेंडेड एंड कोलाइडल पार्टिकल को एक तरह से क्या करती है, सेटल कराती है ना। नेक्स्ट है 20 कि केल्गन इज नेम गिवन टू, केल्गन किसका नाम है, तो सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट को वही हम केल्गन कहते हैं ना। परम्यूटेड एक्सचेंज से जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर विथ, तो जो है सोडियम आयन जो परम्यूटेड एक्सचेंज होता है, तो बेसिकली जो सोडियम आयन से ही होता है ना, जैसे सोडियम जियोलाइट कह लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन कर रहा है कि जो सोडियम जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाती है तो उस केस में उसको रीजनरेट करना होता है, तो कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं, तो उसमें जो तो 10% का NaCl सोल्यूशन यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ब्रैकिश वाटर कंटेन डिजॉल्व, जो ब्रैकिश वाटर होता है उसमें क्या डिजोल्व होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल ऑफ वाटर कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय जियोलाइट प्रोसेस, इसमें से जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा कौन सी जो है पानी में सिंपल अगर आ रहा है तो उसको रिमूव नहीं कर सकते, तो दोस्तों एल्कनिटी, एल्कनिटी जो है हार्डनेस मतलब कि एल्कनिटी को जो है हम जो है जियोलाइट प्रोसेस से रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सोडियम जियोलाइट है
उसमें जो है नमक से हम ऑलरेडी रीजनरेट कर रहे हैं तो उसमें एल्कलिनिटी तो बनी रहेगी। नेक्स्ट है द कैटायन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस क्या है। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन प्रोसेस एक तरह से एसिडिक ग्रुप है ना। प्राइमिंग एंड फोमिंग जो बॉयलर फीड वाटर में होता है किसकी वजह से होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल एंड प्रोडक्शन ऑफ वेट स्टीम। वेट स्टीम बन रही हो और एयर बबल बन रहे हो तो उसकी वजह से प्राइमिंग एंड फोमिंग हो गया है ना। नेक्स्ट है कैटायन एंड एनायन रेजिन किस चीज़ की बनी होती हैं, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की, पॉलीएक्रिलेट की, पॉलीस्टायरीन की या पॉलीब्यूटाडाइन की। तो ये दोस्तों पॉलीएक्रिलेट की बनी होती है ना। बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस द हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिड्यूस अप टू, जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है उसकी वजह से हम वाटर की हार्डनेस कहाँ तक जीरो कर सकते हैं, तो कहाँ तक कम कर सकते हैं, तो ये दोस्तों 0 ppm कर सकते हैं ना। बॉयलर कोरोजन इज यूजिंग हाईली एल्कलाइन वाटर इन अ बॉयलर इज कॉल्ड, जो बॉयलर में कोरोजन होता है एल्कनिटी की वजह से उस कोरोजन का क्या नाम दिया गया है, तो उस कोरोजन को कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट नाम दिया गया है ना। डिसैलिनेशन क्या है दोस्तों, तो डिसैलिनेशन एक तरह से कॉमन साल्ट को समुद्री वाटर से रिमूव करके उसको पीने योग्य बनाने की एक तरह से प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एन एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंज रेजिन कैन बी रीजनरेट बाय ट्रीटिंग विथ, यानी कि एनायन एक्सचेंज रेजिन एग्जॉस्ट हो गई है, ठीक है। तो उसको रीजनरेट करने के लिए जो है क्या यूज करेंगे, तो NaOH सोल्यूशन। नेक्स्ट है टेनिंग एंड अगार अगार आर यूज फॉर, तो कोलाइडियल कंडीशनिंग के लिए जो है टेनिंग और अगार अगार का यूज होता है। नेक्स्ट है एलम का बेसिकली यूज किस लिए किया जाएगा, तो एलम का जो है फ्लोकुलेंट भी होता है और कोआगुलेशन भी होता है, तो इसमें जो है एंसर के में जो है फ्लोकुलेंट है, जबकि एलम का जो है एक तरह से कोआगुलेशन के लिए भी ये एक तरह से कोआगुलेटिंग एजेंट भी है ना। लेकिन जो है ये भी पार्शियल जो है 50-50 दोनों हैं, यानी कि कहीं कहीं कोआगुलेशन का भी मैक्सिमम तो कोआगुलेशन है, तो यहाँ पे कोआगुलेशन ही लगाना है। लेकिन जब आंसर के में जो है आंसर के या जो है उस पर डिपेंड करता है जो क्वेश्चन बनाया हुआ है कि वो किस पे मार रहा है ना। तो कुछ साइटें जो है फ्लोकुलेंट भी बता रही हैं, कुछ साइटें जो कोआगुलेशन भी बता रही हैं ना। नेक्स्ट है एलम का फार्मूला, तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24:2 हो जाएगा। लिक्विड क्लोरीन एक तरह से किस लिए इफेक्टिव है, तो ये दोस्तों एक तरह से डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि मतलब कीटाणुओं को मारने वाले। नेक्स्ट है द सॉफ्ट लूज एंड स्लीमी प्रेसिपिटेट फॉर्म विथ इन द बॉयलर इज कॉल्ड, तो उसे स्लज कहेंगे। नेक्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो किधर मतलब किस वजह से है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है। ठीक है। नेक्स्ट है इन द आर ओ प्रोसेस द मेम्ब्रेन यूज, जो आर ओ यूज करते हैं उसमें जो मेम्ब्रेन लगी होती है किस चीज़ की बनी होती है, तो पॉलीसल्फोनिक एमाइड के और पॉली एमाइड तीनों की बनी हो सकते हैं। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है, तो CaOCl2 है। ठीक है। नेक्स्ट है द एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया, तो है हाइपो जो है HOCl, यानी कि जो है वही क्लोरीन वाला। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन के लिए कितना परसेंट पानी रह गया है, तो 1%। नेक्स्ट है वाटर कॉज विदरिंग ऑफ रॉक ड्यू टू द फॉलोइंग फिनोमिना, तो एक तरह से वाटर जो है विदरिंग ऑफ रॉक ड्यू टू फॉलोइंग, एक तरह से पर्वतों तक पहुँचता है किस वजह से, तो डिसोल्यूशन, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस तीनों वजह से है ना। नेक्स्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू, तो दोस्तों साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हो जाएगा। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू, तो क्लोराइड एंड सल्फेट के होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को उसकी वजह से। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमनली यूज इन टू एक्सप्रेस हार्डनेस, हार्डनेस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट यूज करते हैं, तो ppm पार्ट पर मिलियन है ना।
स्केल इन बॉयलर आर फॉर्म ड्यू टू, बॉयलर में जो स्केल का फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से होता है, तो ये डिपोजिशन ऑल ऑफ दीज है ना। नेक्स्ट है एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में अगर एक्सेस नाइट्रेट है तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का चांस है ना। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन अ ड्रिंकिंग वाटर कितना होना चाहिए, 1.5 ppm होना चाहिए। द लाइम सोडा प्रोसेस किस लिए यूज होता है, तो लाइम प्रोसेस में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट तीन दोनों का यूज होता है ना। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज नॉट यूज फॉर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो वाटर का जब हम डिसैलिनेशन करेंगे तो उसमें लाइम सोडा प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसको हमें पीना है ना। तो चूना कहीं पी गए तो निपट जाएंगे। नेक्स्ट है रेसिड्यू हार्डनेस इन आयन एक्सचेंज प्रोसेस। जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस से जो एक तरह से पानी निकलता है उसमें हार्डनेस कितनी होती है, तो 0 ppm से 2 ppm मान लीजिए। एल्कनिटी ऑफ वाटर ड्यू टू, तो ऑल ऑफ दीज है ना, OH आयन, CO3 आयन, CO3 पे 3 नेगेटिव आयन है ना। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। वाटर का डिसइंफेक्शन कराना है तो उसमें जो है क्लोरिनेशन कर सकते हैं, ओजोनेशन कर सकते हैं, और लाल दवा KMnO4 यानी कि लाल दवा जो मिलाते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाई, तो विकल्स जो है मेथड या आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से। नेक्स्ट है फ्लैश इवोपरेटर इज मेथड ऑफ गेटिंग प्योर वाटर फ्रॉम, तो ये सी वाटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिमूव, तो डिसइंफेक्शन में जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हम जो है पानी से रिमूव मतलब ख़त्म ही कर देते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के पीने का जो रेंज है पानी पीने का वो क्या है, तो 7 से 8.5 हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव फ्रॉम वाटर यूजिंग नालगोंडा टेक्निक। नालगोंडा टेक्निक से हम पानी में क्या रिमूव करते हैं, तो दोस्तों फ्लोरीन, मैक्सिमम जो फ्लोरीन है उसको रिमूव करने के लिए नालगोंडा टेक्निक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी फ्रॉम सीवेज आर रिमूव बाई, तो सीवेज से जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी कि बायोमास वाला ट्रीटमेंट उसका करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन वाटर इज हीटेड विथ द, एक सेकेंड, हाँ ये है प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम, ठीक है। प्रॉपर्टी स्टीम में क्या है कि द बिहेवियर ऑफ वेपर कैन बी डिटरमाइन बाई, तो बिहेवियर ऑफ वेपर को डिटरमाइन करने के लिए जो है कोई पार्टिकुलर लॉ नहीं है ना, सबके उसमें योगदान है, चाहे बॉयल्स हो, चार्ल्स हो, या जो है गैल्वसक हो, सबके योगदान है, तो इसमें नॉन ऑफ दिया जाएगा। नेक्स्ट है वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या है, तो ये दोस्तों बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, वो क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाटर इज हीटेड विथ राइज ऑफ टेम्परेचर इफ़ कंज्यूम, जब पानी का टेम्परेचर बस बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं हीट, तो उस केस में कौन सा वो यूज हीट करता है, तो वो सेंसिबल हीट यूज करता है। सेंसिबल हीट में फेज चेंज नहीं होता, बस टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वाटर इज हीटेड विदाउट राइज इन टेम्परेचर, जब पानी को बिना टेम्परेचर राइज के आप जो है बढ़ाते जाओगे तो उसको लेटेंट हीट उस समय वो लेगा, ठीक है। द सेंसिबल हीट ऑफ वाटर, एक तरह से सेंसिबल हीट ऑफ वाटर क्या है, तो ये लेस देन होगी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। स्टीम के ये तो सभी को मालूम है कि स्टीम के लेटेंट हीट से जो है वाटर की जो सेंसिबल हीट है वो क्या होगी, कम ही होगी, है ना। नेक्स्ट है विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इज डन एट अ, तो इसमें जो है जब हम सुपर हीटिंग स्टीम करते हैं तो उस समय जो है इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी लिखा है जो कि गलत है, टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग जो सुपर हीटर यूज करते हैं, सुपर हीटर में जो है स्टीम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाता है,
तो कांस्टेंट जो है प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम द हीट सप्लाइड इज, जब हम सुपर हीटिंग स्टीम की करते हैं तो जो हीट सप्लाई देते हैं वो कौन सी हीट होती है, तो वो दोस्तों सेंसिबल हीट होती है। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट हो नहीं सकती, लेटेंट हीट में तो फेज चेंज होना चाहिए, तो इसलिए इसको सेंसिबल माना गया है ना। नेक्स्ट है सुपर हीटेड वेपर बिहेव, सुपर हीटेड वेपर किस तरह से बिहेव करते हैं, तो लगभग गैस की भांति डायरेक्ट नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेटली, है ना। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेटेंट हीट स्टीम की कितनी होनी चाहिए, तो 2257 kJ पर kg होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टीम कमिंग आउट ऑफ द वेसल ऑफ प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर से जब स्टीम निकलती है बाहर तो वो किस टाइप की स्टीम होती है, तो वो दोस्तों वेट वेपर उसका होता है, वेट वेपर होता है ना, वो स्टीम वेट स्टीम कहलाई जाएगी, है ना। नेक्स्ट है व्हेन ड्राई सेचुरेटेड स्टीम इज फर्दर हीटेड इट्स ड्राइनेस फ्रैक्शन, जब ड्राई सेचुरेटेड स्टीम को हम फिर से हीट करते हैं तो उस केस में ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा, तो वो दोस्तों कांस्टेंट रहेगा ना। ड्राइनेस फ्रैक्शन फॉर अ वेट स्टीम क्या होगा, तो 0 होगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन सुपर हीटेड स्टीम के लिए क्या होगा, तो इक्वल टू 1 होगा। और जो है द स्पेसिफिक इंटरनल एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम इज गिवन बाय, तो ये इसका फार्मूला है ना, द स्पेसिफिक एंथैल्पी का फार्मूला है दोस्तों, इसको देखना है। एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम की क्या होती है, तो एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम की हमेशा अधिक होगी वेट स्टीम की अपेक्षा, है ना। ड्राइनेस ऑफ फ्रैक्शन स्टीम कैन बी एक्यूरेटली फाउंड विथ, है ना, तो अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको निकालना है तो आप सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का यूज कर सकते हैं ना। और जो है स्टीम का देख लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो ही गया, दूसरा क्वेश्चन हो ही गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कि वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो स्टीम का वॉल्यूम है, यानी कि जो 1 kg वाटर है वो पूरी की पूरी तरह से स्टीम में बना, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कितना गुना हो जाएगा वाटर की अपेक्षा। तो इसमें देखिए उसमें जो है 1600 गुना मैंने लगाया था, क्योंकि वो पेपर में आया था, ये भी पेपर में आया है, तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है आपका 800 गुना है, 800 टाइम ऑफ दैट ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है विथ इंक्रीज द प्रेशर, ये भी हो गया आपका, क्या हो जाएगा, और ये भी हो गया ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है स्टीम की क्या होगी, तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, एम वाटर यानी कि मॉइस्चर वाटर वेट स्टीम में प्लस मॉइस्चर ऑफ वाटर प्लस ड्राई स्टीम में जो मॉइस्चर है उन सब का योग, ठीक है। स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, ये 8वां है क्वेश्चन, 8वां का आंसर जो है ए हो जाएगा, एच वाटर प्लस एक्स एच स्टीम हो जाएगा। ड्यूरिंग सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम द हीट सप्लाई एज ए, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, सेंसिबल हीट, है ना। नेक्स्ट है ड्राइनेस फ्रैक्शन सुपर हीटेड, ये भी हो गया, इक्वल टू 1 हो जाएगी, है ना, 10वां का 1। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम इज, तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि ग्रेटर देन होती है वेट स्टीम के। सुपर हीटेड वेपर बिहेव किस तरह करते हैं, एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली ऑफ एज अ गैस, ठीक है, ये होगा। और बाकी जो है एक बार मैं इस पे ज़्यादा मैं वो नहीं टाइम वेस्ट करूँगा, इसको आप देख लीजिए, ये बॉयलर के क्वेश्चन हैं बॉयलर के, तो एक बार जो है आप इनको आराम से देखते जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों। इसको आप बस देखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। जैसे पहला बॉयलर फिटिंग का जो है पहला क्वेश्चन है C+O2 से CO2 बना रहा है, इसको जो है ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, तो इसलिए मैंने सोचा था कि एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन टाइम बहुत हो रहा है तो छोड़ ही जाने दीजिए, इसको आप देखते जाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये जो है 7वां क्वेश्चन है, अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन पूछा तो इसमें कह रहा है कि इफ स्टीम वाटर कंटेंट 5% इट्स ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा,
तो 5% उसमें वाटर कंटेन है, तो वही हो जाएगा 5%। हमने 100 मान लिया तो 100 में से 5 घटा दो तो 95% बचा, और 95 प्लस 5 इधर हो जाएगा, तो 100 95 अपन 100 इंटू 100 कर देंगे तो 95 ही रहेगा। ठीक है, बाकी जो है देखते जाएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये सब। बम कैलोरीमीटर या चाहे आर्टिफिशियल ड्राफ्ट रिड्यूस बाय चिमनी या फंक्शन ऑफ स्टीम सेपरेटर, सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट हैं। एक बार इन सबको देख लीजिएगा। सेफ्टी डिवाइस बॉयलर की थोड़ी सी इससे देख लीजिएगा। वैसे यूटिलिटी में बॉयलर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अगर आ जाएगा तो वो हो ही जाएगा इसमें। ये सारी चीज़ें जो है मैंने पहले वो कर ही दी थी। इकोनोमाइजर जो है बॉयलर में फ्यूल की कंजप्शन रिड्यूस करता है, किस लिए करता है। 16वां ये पूछा है कि हीटिंग फीड वाटर, वाटर को फीड जो है, इसमें बहुत लोग जो है कंफ्यूज होते हैं ना, कि इसमें जो 16वां क्वेश्चन जैसे आया था कि इकोनोमाइजर जो है बॉयलर में जो इकोनोमाइजर होता है, तो वो एक तरह से फ्यूल की एफिशिएंसी मतलब फ्यूल का कंजप्शन कम कर देता है। कि कैसे कर देता है, तो वो दोस्तों फीड वाटर को जो है हीट करता है ना। इकोनोमाइजर हमेशा फीड वाटर को जो है एक तरह से हीट करेगा, और प्री हीटर हमेशा जो है एयर को प्री हीट करेगी, है ना। ये जो है ये भी क्वेश्चन है, हीट सप्लाई टू फीड वाटर इन इकोनोमाइजर, कौन से हीट आप सप्लाई करते हैं तो सेंसिबल हीट, क्योंकि उसमें फेज चेंज नहीं होता, ब्लो ऑफ कॉक हो गया। ये सारे एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। कंबसन के क्वेश्चन हैं, कंबसन के क्वेश्चन भी सब इम्पोर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन बस आपको मैं समझाऊंगा, कहाँ गया जो आया हुआ है सूट ब्लोइंग का, ये सब देख लीजिएगा। इसमें जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से एक्सप्लेन है। इसमें आपका एक क्वेश्चन जो है विच ऑफ द नॉट अ कंबस्टाइल आयरन रोड हो जाएगा। आफ्टर जो फ्यू ये फायर के लिए कौन कौन सा है, ये सारे जो है। हाँ, RLA का फुल फॉर्म जो है, RLA का फुल फॉर्म पूछा था, तो RLA का फुल फॉर्म होता है रीमनेंट लाइफ असेसमेंट। ठीक है, और जो है बाकी जो है प्रोमेट्रिक एनालिसिस हो गया, एफिशिएंसी मॉडर्न, ये सब हार्ड स्टेप, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछा था RLA का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है RLA का फुल फॉर्म होता है आपका जो है, बहुत लोग रेसिड्यू लाइफ असेसमेंट बॉयलर का लगा के आते हैं, जो कि गलत है। रिमनेंट लाइफ असेसमेंट है RLA, है ना। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।